जो पत्रकारिता में एक एंकर नाम का प्राणी आया है जी, ये बहुत बड़ी समस्या आज देश की सबसे बड़ी बीमारी है एंकर है। लेकिन सर आपका जो सबसे ज़्यादा समय बीतता है इन्हीं एंकर्स के बीच दिखता है। क्योंकि मीडिया से आउट होकर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। तमाम पत्रकारों को झेलते हुए कोई पसंद भी आ गया होगा। अब इतने दिनों से आप जा रहे हैं ना पत्रकारिता। रवांडा में जो नरसंहार हुआ वो रेडियो रवांडा के कारण हुआ है। क्या आपको लगता है कि मीडिया, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो किया ही है, मीडिया उस तरफ ले जा रहा है? इन्हें पता नहीं है कि तुम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हो। क्या बैक ऑफ द कैमरा भी सभी लोग इतने ही कम्युनल हैं जितना डिबेट्स में दिखते हैं? एक दो एंकर हैं ऐसे। कथावाचकों की एक बहुत बड़ी फौज सर अभी देखने को मिल रही है हम लोगों को। कथावाचकों का थोड़े मतलब बिना पूंजी लगाए थोड़ी सी मेहनत में ही धंधा चल जाता है। ढेर कमाई हो रही है तो रात दिन इसमें लगे रहते हैं कि लोगों में अंधविश्वास कम ना हो जाए। वो एक हैं जिन्हें जगत गुरु कहते हैं लोग। जी, काहे के जगत गुरु यार, ये कौन सी डिग्री है? उनको संस्कृत आती है ना सर, आपको नहीं आती होगी। संस्कृत की भी बताऊंगा। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, 240 सीटों पर सिमट गई। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये 240 सीट्स भी ओरिजिनल नहीं थी। ये 190 तक पहुंचे ईमानदारी से, तो 50 सीटें इन्होंने लूटी हैं। योगी आदित्यनाथ की क्या स्थिति है सर? फिर उनकी हालत ये हो गई है कि वो सब कुछ बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं रहे। इनकी पार्टी के अंदर भी कई सारी जो खबरें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि नरेंद्र मोदी से बन नहीं रही है, पार्टी इनको भी साइडलाइन करना चाहती है। मारकाट मची हुई है। 27 को लेकर कितने आशावादी हैं आप? 27 में 350 से ऊपर जाएगी समाजवादी पार्टी। गठबंधन रहेगा? गठबंधन 99% रहेगा। मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, बनी मुख्यमंत्री, चुप हैं। चुप क्यों हैं और क्या आपको लगता है कि आगे बोलेंगी? रंगा बिल्ला के डर से चुप हैं वो। तो आगे बोल पाएंगी, ये भी सवाल था सर। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स इंडिया के पावर प्ले सीरीज के अंतर्गत इस नए शो में आप सबका स्वागत है। एक नए मेहमान हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। ये जो नए मेहमान हैं ये पूर्णकालिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मूलतः पत्रकार हैं। ये कोई रिसर्च की बात नहीं है, ट्विटर पर इनके बायो में ऐसा लिखा हुआ है। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और पावर प्ले की बात हम लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात सत्ता की होगी, लेकिन मेरी जो रुचि है वो धार्मिक सत्ता की तरफ है। और धार्मिक सत्ताओं का खेल बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है इस देश में। आसाराम को इस देश ने भगवान जैसा माना, गुरमीत राम रहीम को इस देश ने भगवान जैसा माना। दोनों जेल के अंदर हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में बाबाओं की एक पौध दिखती है पूरे समाज के अंदर, चलते भी बहुत सारे हैं, वायरल होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ये पौध कैसे पनपी और किस तरीके से नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट हम लोग बढ़ा रहे हैं, कैसे ये तथ्य निकलकर सामने आ रहा है कि हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, कैसे ये तथ्य निकलकर सामने आया कि महाभारत के समय में इंटरनेट और वाईफाई की व्यवस्था हुआ करती थी। इसके अलावा कौन से तथ्यों को छुपाया जा रहा है, कैसे पता पड़ रहा है कि भारत का जब विभाजन हुआ और पाकिस्तान इस देश से टूटकर एक अलग देश बना तो उसमें आरएसएस या हिंदुत्ववादियों की कोई भूमिका नहीं थी। 3 खलनायक थे, नेहरू, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन। सच्चाइयाँ क्या हैं इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की और धार्मिक सत्ताओं के काबिज होने की समाज के ऊपर? राजकुमार भाटी जी से बातचीत करेंगे। लेकिन सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लूँगा, आपने लिखा है मूलतः पत्रकार। ये कैसे आप अपने आप को पत्रकार के रूप में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं, मैंने 8 साल में वेतनभोगी पत्रकार रहा हूँ, अखबारों में नौकरी की है जी। और मेरी 2 किताबें भी आई हैं जो मेरे अखबारों में लेख छपे थे, अखबार और पत्रिकाओं में लेख छपे। तो और पत्रकारिता मैंने पढ़ी भी है और पढ़ाई भी है। मैंने 5 साल पीजी कॉलेज में अध्यापन भी किया है। मैं एमए हिंदी को पढ़ाता था, उसमें 100 नंबर का एक पेपर पत्रकारिता का ही होता है। एमए हिंदी में तो पेपर मैं ही पढ़ाता था। और जब एमए की कक्षा को पढ़ाया जाता है तो कितना पढ़ के जाना पड़ता है ये तो आपको अंदाज़ा हो गई। तो मैंने पत्रकारिता व्यवहारिक रूप से भी की है और पत्रकारिता पढ़ी भी है। और मैं अपना आप को मूलतः पत्रकार कहने में इसलिए गर्व महसूस करता हूँ कि पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। पत्रकार सत्य का और तथ्य का पता लगाता है, तार्किक बातें करता है, समाज की बुराइयों से निपटने का रास्ता बताता है, समाज को सही दिशा देता है, देश को जागरूक करने का काम करता है। पत्रकार की भूमिका एक अध्यापक की भी होती है, एक नेता की भी होती है और एक सैनिक की भी होती है।
और क्योंकि मैंने हिंदी पत्रकारिता का इतिहास पढ़ा है तो मैं ये भी जानता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में जो बड़े बड़े हमारे नेता थे वो सब पत्रकार थे जी। चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे लोहिया जी हों, और सभी जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, सब अपने अखबार निकालते थे, अखबारों में कॉलम लिखते थे। राइट। तो पत्रकारों की भूमिका बहुत शानदार इतिहास में रही है, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की तरफ। और ये भी एक दुर्भाग्य का विषय है, और ये कहे बिना बात पूरी नहीं होती कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा पतन भी पत्रकारिता का ही हुआ है। सर आज जो पत्रकारिता गर्त में गई है, और जो पत्रकारिता में एक एंकर नाम का प्राणी आया है जी, ये बहुत बड़ी समस्या। आज देश की सबसे बड़ी बीमारी है एंकर है, क्योंकि ये एक्टर होते हैं, जर्नलिस्ट तो ये होते नहीं, पत्रकार तो होते नहीं, ना इनको कोई अध्ययन है, ना इन्हें कोई ज्ञान है, ना इनके अंदर विवेक है। ये क्रीम पाउडर लगा के मेकअप करके कैमरा के सामने आते हैं, और वो जो टीपी में लिख के दे दिया जाता है उसे पढ़ते रहते हैं, और अपनी तरफ से, मतलब सारे नहीं हैं, कुछ 10% एंकर अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर तो कूड़ा करकट भरा हुआ है एंकर्स के लेकिन नाम सर पर। आपका जो सबसे ज़्यादा समय बीतता है कम से कम पब्लिक लाइफ में, जो हम लोग देखते हैं या पूरा देश आपको सुनता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टीवी पे, इन्हीं एंकर्स के बीच दिखता है। क्यों भाई, आपको क्यों पसंद आता है, क्यों मज़ा आता है टीवी स्टूडियोज़ में जाना? नहीं, अब मज़ा तो नहीं आता, आनंद तो नहीं आता, लेकिन जाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मीडिया से आउट होकर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। लोकतंत्र में मीडिया में बने रहना जरूरी है। अब वो आधे घंटे बकवास करते हैं, अपनी उल्टी सीधी बातें कहते हैं, हमें 2 वाक्य तो कहने का मौका मिलता है। ठीक बात। 2 वाक्य तो हमारे सही जनता के सामने चले जाते हैं, और जनता उन्हें पसंद भी करती है, ये महसूस भी कर रहे हैं हम। मेरे वही 2 वाक्य बहुत वायरल हो जाते हैं जी। तो अब हम उसे भी अगर छोड़ देंगे तो फिर तो मैदान एक तरफा हो जाएगा। अभी जैसे ये अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे जी। अब ऐसी मूर्खता परोसते रहेंगे, और उसमें हम कम से कम 1 वाक्य सही बोल रहे हैं तो लोगों को सही पक्ष भी तो पता चलता रहे। अब हनुमान को ये किस दृष्टिकोण से अंतरिक्ष यात्री मानते हैं? हनुमान की वो कथा सुनी होगी इन्होंने कि वो बचपन में सूर्य को निकल गए थे। अब ये एक सिंबॉलिक स्टोरीज होती हैं, प्रतीकात्मक कथाएं होती हैं, जिनके प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। साहित्य को समझने की जिसमें क्षमता नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेगा। साहित्य का अर्थ सीधे सीधे वही नहीं होता जो शब्द लिखे हुए हैं, उनके लाक्षणिक अर्थ भी होते हैं, उनके व्यंजनात्मक अर्थ भी होते हैं। Exactly. तो ये हमारे महाभारत, रामायण बहुत सुंदर ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, और दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथों में गिने जाते हैं जी। लेकिन हमारी मूर्खता क्या है कि हमें उन्हें साहित्यिक ग्रंथ मानने के बजाय हमने उन्हें इतिहास समझ के पढ़ना शुरू कर दिया, तथ्य मान लिया है, फैक्ट मान लिया और है। या धर्म ग्रंथ मानने लगे। ये ना तो धर्म ग्रंथ है, ना ये इतिहास है, साहित्य है, ये साहित्य है। अब फिर आपकी और ट्रोलिंग हो सकती है इस कल्पना और बात पे। अतिशयोक्ति साहित्य के अनिवार्य अंग है। साहित्य में कल्पना भी होती है, अतिशयोक्ति भी होती है। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप में कहा कि हनुमान ने सूर्य को, अब हम अगर ये मानने लगे उन्होंने सचमुच ही मुंह में दे लिया तो सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है सूर्य जी। और कितना टेम्परेचर है उसका, उसके 1000-2000 किलोमीटर दूर से ही आदमी भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक बात है। तो सूर्य को कोई मुंह में दे सकता है? तो हनुमान जी ने दिया है, देखिए सर, पहले अंतरिक्ष यात्री साहब ने। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। और अब देखिए विश्वास उन पर करते हैं। अभी उन्हें तो छोड़िए, अनुराग ठाकुर तो छोटा नेता है। मोदी जी कह रहे थे एक बार एक शो में जी कि पहले ही जो किया था, जो स्टेम सेल, नहीं उसका कह रहे थे, वो गणेश का सिर काट के जो पहले सर्जरी की थी वो उन्होंने की थी, शिव जी ने गणेश हाथी का सिर काट के गणेश के ऊपर लगा दिया था। वैसी मूर्खतापूर्ण बातों का। हमारे पास पुष्पक विमान था, हमारे पास उस समय तो पुष्पक विमान, वो तेल कहाँ से भरवाता था, पेट्रोल पंप कहाँ थे, ईंधन की जरूरत तो पड़ती होगी। अब ये अगर इन्होंने, अच्छा ये पढ़ते भी नहीं है, अगर रामायण इन्होंने ठीक से पढ़ी होती, वाल्मीकि रामायण, तो पुष्पक विमान की ये लिखी हुई है उसमें कि वो उसके स्वामी की इच्छा से उड़ता था जी। उसमें किसी पायलट की या इंजन की जरूरत नहीं थी, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसमें स्वामी ने कहा कि फला जगह चलो तो वो चल देता था। तो ये काल्पनिक कहानियां ही तो हैं। और वाल्मीकि रामायण में राम की सेना में कितने वानर थे इसका विवरण 2 जगह है जी। तो वो 1000 करोड़ के करीब बैठते हैं, उनकी अगर गिनती की जाए तो 1000 करोड़ की सेना थी राम की, वानरों वाली, वानर, रीछ, भालू जो भी थे।
तो जब युद्ध हुआ रावण से, और रावण के मृत्यु के बाद, रावण को युद्ध में उसे मारने के बाद देवताओं ने वो सारे जो वानर युद्ध में मारे गए थे सब जिंदे कर दिए। अच्छा। देवताओं ने अमृत वर्षा की, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, वो सारे जिंदे हो गए। तो जब राम चलने लगे अयोध्या के लिए तो उन वानरों ने कहा कि प्रभु अगर कृपा हो जाए तो एक बार हमारा मन अयोध्या के दर्शन करने का है। तो राम उन सारे वानरों को पुष्पक विमान में बैठा के अयोध्या लाए। तो 1000 करोड़ की कैपेसिटी थी उस पुष्पक विमान की। अगर वो विमान था, हाँ, तो 1000 पढ़ने से ही पता लग जाता है कि ये साहित्य में कल्पनाएं जो होती हैं, कल्पना हैं, अतिशयोक्ति हैं, ये कोई तथ्यात्मक बातें नहीं हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, इनका इलाज क्या है? ये जो लोग ये विश्वास करते हैं कि नहीं जी वो तो जो है अब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से ये 9 रत्न निकले थे, अमृत निकला, विष निकला, गाय निकली, हाथी निकला, घोड़ा निकला, कल्पवृक्ष निकला, लक्ष्मी निकली, ये सब उससे निकले। ये देश का जब संविधान लिखा गया ना सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाया जाए। हाँ, अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है कि देश को वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाया जाएगा और तार्किकता की तरफ ले जाया जाएगा। और ये जिम्मेदारी बनती है हर राजनीतिक व्यक्ति की, और राजनीतिक व्यक्ति से पहले पत्रकारों की। अब एक एंकर मुझसे शो में भिड़ रहे थे, वो तेजस्वी ने बयान दे दिया था जब ये उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी राम मंदिर की, कि मंदिर से ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिर की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा मंदिर से ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है। कुछ गलत नहीं कहा। तो कह रहे हैं तेजस्वी तो ये कह रहा मंदिर की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने पहली बात तो आप गलत कोट कर रहे हो, मिस कोट कर रहे हो। ठीक बात है। उसने कहा ही नहीं कि मंदिर की ज़रूरत नहीं है, उसने कहा मंदिर से ज़्यादा अस्पताल की ज़रूरत है। तो फिर एंकर कहता है कि जो मंदिर जाएगा उसे तो अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। ये स्टाइल थी उसकी कहने की। और उसके 3-4 दिन बाद ही जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे वो बेचारे बीमार हो गए, वो आईसीयू में एडमिट थे। हैं जी, राम भद्राचार्य भी आईसीयू में रह कर निकल आए। वो जो बालकिशन हैं उनके रामदेव जी के सहयोगी, वो भी आईसीयू में एडमिट रहे हैं। ये तमाम कुतर्क करेंगे, अंधविश्वास परोसेंगे, लोगों को बहकाएंगे, लेकिन जब इनका बच्चा बीमार होगा तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर ना मंत्र पर विश्वास है, ना मंदिर पर विश्वास है, ना पुजारी पर विश्वास है, ना धर्म पुस्तक पर विश्वास लौट जाता है साइंस के ऊपर। अपने बच्चों के लिए बढ़िया अस्पताल में जाएंगे, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। अनुराग ठाकुर का भी कोई बेटा विदेश में पढ़ रहा है, विदेशी यूनिवर्सिटी में, अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाएंगे। और गरीब गुरबा को, कमजोर, दलित, पिछड़े और इन लोगों को बहकाएंगे कि तुम कांवड़ लाओ, इसी से उद्धार हो जाएगा, पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी बदमाशियां करनी है, जितना हुड़दंग करना है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जितना हुड़दंग करना है, जितनी बदमाशियां करनी है, वो गरीब लोग करें और हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ें। एक तरह की नीति, मुहावरे की भाषा में कहूँ तो मंत्र ये पढ़ेंगे, बिल में हाथ हम देंगे। सांप पकड़ने के लिए वो कहेंगे मैं मंत्र पढ़ूंगा, तुम पकड़ो। तो सांप डंक मारेगा तो उसे ही मारेगा जो सांप को पकड़ रहा है। वो तो दूर खड़े होकर मंत्र पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बात होती है, वो तो समझ में आती है सर। ये जब पत्रकार करने लगते हैं, और आप तो लगातार झेलते रहते हैं उन पत्रकारों को, एक का आपने जिक्र भी किया, तो तमाम पत्रकारों को झेलते हुए कोई पसंद भी आ गया होगा। अब इतने दिनों से आप जा रहे हैं पत्रकारिता में, बड़े अच्छे लोग हैं। एक एंकर्स की बात कर रहा हूँ। एंकर्स में तो देखो सबसे ज़्यादा पसंदीदा तो सभी लोगों के जो अच्छे लोग हैं उनके रवीश कुमार ही थे। अब वो तो चैनल से तो जिनके डिबेट में आप जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनकी डिबेट में मैं जाता हूँ उनमें संदीप चौधरी हैं, गर्मा सिंह हैं, ये अच्छे शो करते हैं। और भी 1-2 हैं, मैं एकदम अचानक मेरे नाम याद नहीं आ रहा। लेकिन कई देखिए एंकर मैं उसे बढ़िया मानता हूँ कि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है जी। हो सकता है उनकी सोच हमसे भिन्न हो, लेकिन जब हमें शो में बुलाया था हमें बोलने का मौका दें, तो जो बोलने का मौका देते हैं मैं उन्हें बेहतर ही मानता हूँ। सवाल पूछ के फिर थोड़ी देर चुप बैठेंगे, वो हमें बोलने देंगे। लेकिन ज़्यादातर एंकर तो ऐसे हैं कि बोलने ही नहीं देंगे। वो ये चाहते हैं कि जो उनकी बात है वो ही सुनी जाए, आवाज़ कम कर देंगे, बीच में चिल्लाने लगेंगे। और शो का तो हाल ये हो गया कि पहली बात तो सबसे ज़्यादा ये सांप्रदायिक डिबेट करते हैं, हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं, मंदिर मस्जिद के मसले उठाएंगे। जो कि पत्रकारिता की आचार संहिता ये कहती है कि अगर कहीं 2 समुदायों में झगड़ा है
तो खबर इस तरह से लिखी जाए कि उसमें समुदायों की पहचान ना हो, जी, घायलों के मृतकों के नाम ना लिखे जाएं, समुदाय ना लिखे जाएं, उनका धर्म ना बताया जाए। अब पत्रकारिता ये होगी है कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मुसलमानों ने ब्राह्मण की हत्या की, मुसलमानों ने उसको मार दिया, ठीक बात है। इस तरह कहते हैं। तो एक तो यही गलत है। दूसरे ये क्या करते हैं, ऐसी डिबेट में दो मुल्ला बैठा लेंगे गुल टोपी वाले जी, और दाढ़ी वाले, दो बाबा ले आएंगे तिलकधारी और मोटी मोटी माला पहना के, जी, और फिर उन्होंने मुर्गे की तरह लड़ाएंगे। वो उसे गाली देगा, वो उसे गाली देगा, और ये मदारी बन अब के। इनकी इनकी तो टीआरपी बढ़ती है, इन्हें तो 1-2 लाख रुपए के ऐड फालतू मिल जाते हैं। लेकिन देश का कितना नुकसान हो रहा है, देश का आम जनमानस तो ये समझता है अच्छा मुल्ला की इतनी हिम्मत, हमारे पंडित जी को गाली दे रहे हैं, महाराज को, और मुसलमान सोचते हैं अच्छा इस महाराज की इतनी हिम्मत, हमारे मौलाना साहब को गाली दे रहे हैं। एजेंडा जो है नफरत फैलाने का, तो नफरत फैलती है जी। इतना विवेक हर आदमी में होता नहीं कि वो समझ सके कि ये किराए के लोग, ये 2-2 हज़ार रुपये में आते हैं ये गाली देने के लिए। उनसे कहते हैं शो में कि तुम आज ये कह देना कि मैं राम को भगवान ही नहीं मानता। अच्छा, कहते हैं उनसे शो में, वो अपने उसके लालच में रहते हैं। कुछ चैनल 2000 देते हैं, कुछ 5000 भी देते हैं एक शो का। अब 5 मिनट तो इन्हें मौका मिलता है बोलने का जी। 5 मिनट बोल के 5000 रुपये जेब में आ रहे हों तो किसे बुरा लगेगा। वायरलिटी भी मिल रही है, लोग जान रहे हैं। और हिंदुओं से कहते हैं कि तुम जो आज पैगंबर साहब पर टिप्पणी कर देना। तो ये बदमाशी चलती है। कोई भी मजहबी उन्मादी बयान दो ताकि हमारी टीआरपी चलती रहे, तुम्हारी वायरलिटी बनी रहे। मैंने तो 2-3 जगह लिखा था, एक अखबार में मेरा लेख छपा था, एक मैगजीन में छपा था, और मैंने फेसबुक वगैरह पर भी लिखा था। दिल्ली में जो दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे जो दिल्ली में हुए, जब ट्रम्प आए थे उसके कुछ दिन बाद हुए थे नहीं जी, कौन सी साल थी वो, 2020। टोटल मीडिया के कराए हुए थे, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैंने वो सारे शो देखे हैं, इतना उकसाते थे लोगों को, इतने बदला अफवाह फैलाते थे और इस तरह का माहौल बनाते थे। मैंने तो मेरा लेख छपा था उसमें, और उसकी शीर्षक ही ये था उसका कि फिल्म सिटी के स्टूडियो में बैठे हैं दिल्ली दंगों के और वो जो है जिम्मेदार लोग या अपराधी, कुछ इस तरह का टाइटल था। सच्चाई ये थी, ये दंगे उन्हीं के कराए। रवांडा, रेडियो रवांडा का काफ़ी जिक्र होता है, और रवांडा में जब नरसंहार हुआ था, प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन थे जिनने उसको प्रिडिक्ट कर लिया था। उन प्रोफेसर ग्रेगरी स्टैंटन का ये कहना है कि भारत में अगर नरसंहार की संभावनाओं को नापा जाए तो स्केल पे 8वें स्थान पे वो भारत को रखेंगे, कि अगर 10 तक की सूची है तो भारत 8वें, खतरे के 8वें स्थान तक पहुंच चुका है। ग्रेगरी स्टैंटन का कहना है। रवांडा में जो नरसंहार हुआ वो रेडियो रवांडा के कारण हुआ है। क्या आपको लगता है कि मीडिया, क्योंकि आपने एक्सप्लेन तो किया ही है, मीडिया उस तरफ ले जा रहा है? पक्का ले जा रहा है। और मैं एक बात और बताऊं, इन्हें पता नहीं है कि तुम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हो। इन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि इसके परिणाम कितने ख़राब होंगे। अगर इन्हें अंदाज़ा हो जाए तो शायद इन्हें कुछ शर्म आए, शायद ये रुक जाएं। ये खाली यहाँ तक सोचते हैं कि हम बीजेपी की माहौल बनाने में मदद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम खेल करके हम बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। क्योंकि जब भी हिंदू मुस्लिम तनाव होता है तो उसमें वोट का लाभ बीजेपी को ही मिलता है जी। लेकिन उससे जो एक शत्रुता पनप रही है, देखिए मैंने कई बार बोला है कि दंगे जो होते हैं नहीं, दंगे कभी रातों रात नहीं होते, राइट, अचानक से कभी दंगे नहीं होते। दंगे की भूमिका सालों से, महीनों से बन रही होती है। हम बारूद बिखेर रहे होते हैं जगह जगह जगह, फिर उसमें एक चिंगारी लगती है और वो भड़क जाती है। तो ये जो इस तरह के माहौल बनाए जाते हैं कि फलां मस्जिद मज़ार के नीचे हनुमान जी दबे पड़े हैं, फलां मस्जिद के नीचे शिव जी दबे पड़े हैं, वहाँ रामचंद्र जी दबे पड़े हैं, या मुसलमानों ने ये कर दिया, वहाँ गाय काट दी। अब कई जगह तो ऐसे केस पकड़े गए हैं कि हिंदू मिले हैं गाय काटने वाले और वो आरएसएस से जुड़े हुए मिले हैं, लेकिन वो गोल टोपी लगा कर नाम चेंज करके काट रहे थे। पुलिस ने अच्छा काम किया, उनकी पहचान उजागर की। तो ये किस लिए कर रहे थे, क्या मकसद था उनका? तनाव बनाने के लिए, किसी भी तरीके से डिस्ट्रेस। जब लोगों के अंदर एक भय, दूसरे समुदाय के प्रति भय उत्पन्न हो जाता है, फिर उससे नफरत उत्पन्न हो जाती है, फिर किसी दिन जब मौका लगता है तो भिड़ जाते हैं आपस में, वरना ऐसा अचानक कोई नहीं भिड़ता। आप एक फौज तैयार कर देते हैं, एक ट्रिगर पॉइंट आया, उसके बाद वो एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं। हाँ, तो ये खेल ये चैनल वाले खेल रहे हैं, और इसका शायद मुझे लगता है, जो मेरा दिल सोचता है कि इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितना खतरनाक खेल खेल रहे हो, और ये खेल तुम देश के खिलाफ खेल रहे हो। देखिए मैं तो एक बात और मैं बहुत बार कहता हूँ, 1947 तक देशभक्ति का मतलब था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना।
देशभक्त वो है जो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था, चाहे वो गांधीवादी तरीके से था, चाहे वो भगत सिंह के रास्ते में। राइट। 47 के बाद देशभक्त वो है जो भारतीय नागरिकों की एकता बनाने के लिए काम कर रहा है, और जो संविधान और कानून की रक्षा के लिए काम कर रहा है, और जो एकता तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, जो गुटों में बांट रहे हैं, और जो संविधान का विरोध में काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही हैं सब जी। तो ये देशद्रोह है। भारतीय नागरिकों में आपस में संदेह पैदा करना, अविश्वास पैदा करना, आपस में नफरत पैदा करना, तनाव पैदा करना, ये देशद्रोह का काम है। इससे देश कमज़ोर होगा, देश टूटेगा। मैं कई बार ये सोचता हूँ सर कि पेशे की मजबूरी के चलते लोग हो सकता है कैमरे के सामने कुछ भी बोल रहे हों, किसी भी तरीके की बात कर रहे हों, बैक ऑफ द कैमरा भी बातचीत होती होगी ऑब्वियसली जब आप स्टूडियो में जाते हैं। क्या बैक ऑफ द कैमरा भी सभी लोग इतने ही कम्युनल हैं जितना डिबेट्स में दिखते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि उतने ही हैं। कभी ये ऐसी बातें नहीं करते कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक दो एंकर हैं ऐसे भी जो आप कह रहे हो, जैसे एबीपी न्यूज़ में कौन है वो, खान करके जो हैं जी, क्या नाम है, रोमाना इशार खान जी। वो मैंने देखा कि शो में कई बार वो बीजेपी की भाषा बोल जाती हैं, लेकिन शो के बाद बहुत अच्छी बातें करती हैं। लेकिन ये अमीश देवगन वगैरह था, अमीश देवगन हुआ, वो हुआ ये जो है अमन चोपड़ा है, अर्नब तो कुछ है ही नहीं, वो तो फालतू की बात है। एक वो इसमें है पांडे जी, राकेश पांडे, इसमें टाइम्स नाउ में। ये तो अंदर से भी ऐसे ही हैं, ये तो व्यक्तिगत बातचीत में भी वही सांप्रदायिक बातें करते हैं। इनका एक चीज़ है अमीश देवगन की कि कैमरे के सामने खड़ा होगा तो खूब लताड़ेगा विपक्ष के लोगों को, लेकिन कैमरा बंद होते ही उन्हें सम्मान देता है। अच्छा। अपने हाथ से चाय भी देगा, गाड़ी तक छोड़ के भी जाएगा, बात भी ठीक करता है, लेकिन भाषा वही बोलता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सब वैसी ही वो है। नहीं। सर एक चीज़ बताइए, मैं समझना चाहता हूँ और आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात को कि स्पेस छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आप जैसे लोग जब स्टूडियो में जाते हैं, हर पार्टी जब अपने प्रतिनिधि को भेजता है, मजबूर भी है पार्टियों को क्योंकि और कोई स्पेस दिखता नहीं है, एक तरह की लेजिटिमेसी भी तो दे रहे हैं ना। तो इस तरह का जो पूरा इकोसिस्टम मीडिया ने बना रखा है, ध्वस्त कैसे होगा, दूर कैसे होगा? और मैं ये किसी नेता राजकुमार भाटी से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मूलतः पत्रकार राजकुमार भाटी से पूछ रहा हूँ। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है तो हम कई शो में नहीं जाते हैं, कई शो हम मना कर देते हैं, कई एंकर्स के साथ हम शो नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के निर्देश है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम डिबेट हो रही हो हमारा प्रवक्ता नहीं जाएगा। जब मंदिर मस्जिद पर कर रहे हों, सांप्रदायिक कर रहे हों, और कुछ एंकर जब ज़्यादा ओवर हो जाते हैं तो उस पर भी बैन कर देते हैं कि इनके साथ नहीं जाना। तो कोशिश हम करते हैं कि केवल देश के राजनीतिक विषयों पर चर्चा हो, देश की समस्याओं पर चर्चा हो, शिक्षा स्वास्थ्य पर चर्चा हो, और सांप्रदायिक चर्चा में हम हिस्सेदारी ना करें। लेकिन एंकर भी हम डाल वो पात हैं जी। वो चाहे चर्चा रेलवे पे हो रही हो तो भी घुमा के ले ही आएंगे वहीं। जी, वो कुछ ना कुछ अवसर खोज लेते हैं वो भी। अब जब सांसद लोग कहेंगे चर्चा, कई बार तो हम उसे जो पास कर देते हैं, उनके सवाल को बोलते ही नहीं, हम जान पूछ कर चुप लगा जाते हैं, या हम विषय हम भी बदल देते हैं, जैसे वो बदल रहे हैं हम भी बदल देते हैं। जैसे बार बार ये कहेंगे किसी कोई मसला हो, कहीं की बात चल रही हो, कहेंगे मुलायम सिंह ने तो गोली चलवा दी थी हिंदुओं के ऊपर जी। और वो हिंदुओं के ऊपर थोड़ी गोली चलवाई थी, चलाने वाले भी हिंदू ही थे। वो क्या अरब से आए थे जो गोली चला रहे थे जी। तो वो तो जो शांति के उसके कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए एक भीड़ पे चलाई गई थी रोकने के लिए उसे जी। लेकिन वो कहेंगे, जब ये कहेंगे कि मुलायम सिंह ने तो वहाँ गोली चला दी थी, तो हम भी दूसरे तरीके से कहने लगेंगे। हम कहेंगे देखो वहाँ अस्पताल का हाल देखा आपने, वहाँ स्ट्रेचर पर मरीज पड़ा मर गया, डॉक्टर ने देखा तक नहीं उसे, दवाई नहीं है अस्पताल में। हम खींचते हैं, कोशिश करते हैं उधर खींचें, आप अपनी पिच पे लाने की कोशिश खींचते हैं, हम अपने पाले में खींचते हैं, एक दूसरे के पिच पे लाने की कोशिश चलती रहती है। बाकी ये बीजेपी के प्रवक्ताओं का और गोदी एंकर्स का हाल ये है कि मैं किसी कवि को सुन रहा था, एक उसमें वो कह रहे थे कि एक आदमी साइकिल पर जा रहा था जी।
तो एक बच्चे ने, एक लड़का खड़ा था, उसने कहा ताऊ तेरी साइकिल में हवा नहीं है। हाँ। तो उसने साइकिल रोकी, बोला तेरी माँ भी तो भाग गई थी पिछले साल। बड़ा फेमस जुमला है ये मंचों का। तो इनका हाल तो ये है, हम कुछ कह रहे हैं, जवाब कुछ देंगे वो। आपने, मुझे नहीं पता किस कवि के मुंह से सुना था, मैंने जिस कवि के मुंह से सुना था वो कवि अब कथावाचक भी हो गए हैं। अच्छा, कुमार विश्वास जी, मैंने तो शायद ये अरुण जैमिनी के मुंह से सुना, मुझे ऐसा ध्यान है, अरुण जैमिनी ने सुनाया था। मंचों के जुमले भी कॉमन हो जाते हैं, सब लोग बोलते रहते हैं। कथावाचकों की मैंने बात की, कथावाचक कुमार विश्वास हुए हैं। कथावाचकों की एक बहुत बड़ी फौज सर अभी देखने को मिल रही है हम लोगों को। सोशल मीडिया पे भी वायरल कंटेंट आप देखेंगे तो ये जो बाबा लोग हैं, इनसे ज़्यादा किसी का हो नहीं रहा है। न्यूज़ चैनल्स में, पॉडकास्ट में, टीवी स्टूडियोज़ में, हर जगह ये लोग अभी कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक देश जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात अपने संविधान में कर रहा था, आज़ादी के लगभग 75 सालों बाद इस स्थिति में कैसे पहुंचा है कि बाबाओं की फौज लगातार उमड़ रही है। बलात्कार का आरोप लगता है और आरोप क्या रहता है, दोष सिद्ध हो जाता है, फिर भी लोग इनके पास जा रहे हैं। दिक्कत लोगों में है, व्यवस्था में है, समाज में है, राजनीति में है, किस में है? एक बौद्धिक व्यक्ति ने मुझे, बुद्धिजीवी व्यक्ति ने एक बात सुनाई थी, वो मुझे याद है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे जी। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज में टॉपर होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो 90% से ऊपर होते हैं, वो रिसर्च में जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, नए नए शोध करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, लैब में जाते हैं। जो उनसे थोड़े नीचे रह जाते हैं, 80-70 के बीच के या 60 तक के, वो एग्ज़ाम पास करके यूपीएससी का वो आईएएस बन जाते हैं। फिर ये आईएएस उन्हें गवर्न करते हैं, उनकी फाइल इनके पास ही आती है, उनके फंड मंजूर करने के लिए, उनकी छुट्टी मंजूर करने के लिए वो इनकी खुशामद करते हैं कि सर, ये उन्हें सर कहना पड़ता है इनसे। जो इनसे भी कम होते हैं, जैसे तैसे पास हो जाते हैं, 3rd डिवीजन में, 2nd डिवीजन में, ये रस्टिकेट हो गए, पढ़ाई वो नेता बन जाते हैं। अच्छा, तो मंत्री, सारे आईएएस फिर उनके पैर छूते हैं, साहब आ गए। जो पास भी नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, वो बाबा बन जाते हैं। फिर ये सारे रिसर्चर भी, आईएएस भी और नेता भी इन बाबाओं के पैर छूते हैं। और एक और क्वालिटी है, मतलब वो है, एक और श्रेणी है, जो जिन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, वो गुंडे बन जाते हैं तमंचा लेके। तो ये बाबा भी उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब स्कूल जाने में ही दोष है। समझे नहीं आप? ना समझ। तो ये जो बाबागिरी है जी, ये ऐसा धंधा है जो बिना पूंजी लगाए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा मैनेजमेंट है बस, मेहनत भी नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करनी, कोई 2-4 चुटकुले याद कर लो बस, और झूठ बोलते रहो। जितना झूठ बोलोगे उतनी वाहवाही होगी। और इसमें इतना धन है और इतना सम्मान है कि लोग पैरों में पड़े रहते हैं, और सारे बाबा जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं। और कथा वाचन जो है, कथा कहना एक अच्छी एक वो है, विधा है जी, एक पॉजिटिव काम है, सकारात्मक काम है, खराब काम नहीं है। कथा का मतलब ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे रामायण महाभारत बहुत अच्छे ग्रंथ हैं जी, बहुत अच्छा साहित्य है, उसके अलावा भी और बहुत सी कथाएं हैं जी। और हमारा देश तो जो है कहानियों का देश रहा है, यहाँ तो हर घर में दादी नानी कहानी सुनाती हैं जी, तो उन सब में शिक्षा होती है। तो उन्हें बताना लोगों के बीच में बैठ के कि रामचंद्र जी ने कैसे, वो राज तिलक होने वाला था, उन्होंने राज छोड़ दिया पिता के कहने पे, फिर उसका अर्थ खोलना कि जो लोग ये ऐसा त्याग करते हैं कि उन्होंने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके 14 साल वन में रहे, तो उन्हें एक ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ, ये पुरुषोत्तम कहलाए, आज उनकी पूजा होती है। और जो लोग राज के लिए लड़ते हैं या हक के लिए लड़ते हैं, उन्हें कोई इतिहास याद नहीं रखता। ये कथावाचन है जी। अब कथावाचन के बीच में तुम बीच बीच में कहने लगो कि मेरी रावण से बात हुई रात, मैंने कहा हेलो डियर रावण और या मैंने हनुमान का नंबर मेरे पास है, या मैं पर्चा निकाल दूंगा कि तुम्हारी क्या इच्छा है ये बता दूंगा जी। तो ये तो ठगी है, ये कथावाचन थोड़ी है, ये तो ठगी है। तो ये कथावाचक नहीं है, ये ठग हैं। जो अच्छे कथावाचक हैं वो अब भी अच्छी कथाएं कह रहे हैं, मुरारी बापू हैं, बढ़िया कथा कहते हैं, कोई पाखंड मैंने फैलाते हुए देखे नहीं। अच्छा, उनकी सभा में आप हर जाति हर धर्म के लोगों को भी देखेंगे। जो संत होगा, जो आदमी, जो इंसान भी होगा, संत तो छोड़ो आप, जो इंसान होगा वो ये भेदभाव करेगा ही नहीं जी कि इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है।
वो आदमी की पीड़ा देखेगा, आदमी की योग्यता देखेगा, आदमी का चरित्र देखेगा, वो सबसे प्यार करेगा। और ये जो भेदभाव करते हैं वो एक हैं जिन्हें जगत गुरु कहते हैं लोग। जी, काहे के जगत गुरु यार, ये कौन सी डिग्री है? उनको संस्कृत आती है ना सर, तो आपको वो नहीं आती होगी। संस्कृत की भी बताऊंगा, संस्कृत की भी आप पूछना मुझसे अभी, इसके बाद बताऊंगा। तो वो अपनी कथा में कह रहे हैं कि ये जो पाठक, चौबे और ये त्रिगुणायत और दीक्षित, ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं। मतलब दलित और पिछड़े तो छोड़ दो, ब्राह्मणों में भी नीच बता रहे हैं। विभाजन फिर की अपनी कोई कथा रेखा में बीच छोड़े में कहते हैं कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जिस आदमी के अंदर इतनी घृणा हो, इतनी राजनीति हो, जी, आरक्षण के विरोध में बोलता है, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहता है, राइट। हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता, तो वो काहे का संत है? मैं तो नहीं मानता संत। अब जहां तक बात है संस्कृत की, हाँ, उन्होंने क्योंकि बोला ना कि संस्कृत जिसको नहीं आती वो संस्कृत विद्वान हो ही नहीं कभी सकता। जनभाषा नहीं रही। एग्जैक्टली। संस्कृत बोलचाल की कोई भाषा नहीं कुलीनों की रही। इस देश में आप एक परिवार ऐसा नहीं, मुझे ढूंढ के बता दो कोई जिसमें संस्कृत बोली जाती है। कुलीनों की भी नहीं। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, पता आपको? ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो गुसाई है, इसलिए लिख नहीं सकता। नहीं, पहले तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इसे राम कथा को अवधि में मत लिखो, इसे तो सब पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे। फिर संस्कृत में है तो हमसे पूछते हैं लोग आके कि पंडित जी बताओ क्या लिखा हुआ इसमें। हाँ, तो हमारी जो मर्जी हम बता देते हैं। ठीक बात है। पहली बात तो संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, और पढ़ता भी तो इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि ब्राह्मण के अलावा किसी को संस्कृत पढ़ने नहीं देंगे। जी। तो तुलसीदास जब नहीं माने, उन्होंने लिखनी जारी रखी, तो उन्होंने इसको बहिष्कार कर दिया था, इनका तुलसीदास जी को। और तुलसीदास को मंदिर में नहीं घुसने देते थे। तुलसीदास भीख मांग के खाते थे, गुजारा करते थे, और रात को मस्जिद में सोते थे। तो तुलसीदास ने फिर एक छंद लिखा गुस्से में कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगारू न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम का, चाको रुचै सो कहे वो सोई, जी। और मांग के खाइबो मसीत को सोईबो, लेबे गु एक न देवे गु दोई। मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, चाहे तुम मुझे राजपूत बताओ, चाहे जुलाहा बताओ, चाहे कुछ बताओ, किसी की बेटी से मुझे अपना बेटा थोड़ी ब्याहना है। हाँ, जिसकी जो मर्जी कहते रहो। हाँ, मैं अपने धुन में तो हूँ। ब्राह्मण इसी बात पर नाराज थे कि तुम इसे जनभाषा में क्यों लिख रहे हो, ये तो सबकी समझ में आ जाएगी, राज खुल जाएगा। अब जो ये लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में ज्ञान बहुत है, ज्ञान भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। बताओ संस्कृत ने कौन से हमारी समस्या का समाधान किया है? संस्कृत ने चेचक की दवाई खोजी, कि उसकी पोलियो की खोजी, कि बुखार की खोजी, कि हवाई जहाज बनाया, कि रेडियो बनाई, कि टीवी बनाया, कि कोई व्हाट्सएप, कोई आविष्कार साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एक्स कहीं संस्कृत में लिखे हुए हैं। एक मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, जर्मन वाले हमारे वेद ले गए थे चुरा के, उनमें से उन्होंने आविष्कार कर लिए। हाँ। तो तुम इतने बुद्धू थे कि तुम अपने वेदों में से आविष्कार कर नहीं पाए, जर्मन वालों ने कर लिए। ठीक बात है। तो इस तरह के उदाहरणों से तो देश भरा पड़ा है कहानियों मेरी ये से। बात कई लोगों को बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन नहीं कहें तो क्या करें फिर, कि ज्ञान कुछ नहीं है। साहित्य अच्छा है संस्कृत में, कालिदास जी के अच्छे वो हैं, नाटक हैं, अच्छी कविताएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और ये सब हैं, और बहुत कवियों की, भवभूति की है जी, बहुत कवियों की हैं। तो हम ये डिनाई नहीं करते कि संस्कृत में कुछ भी नहीं है। संस्कृत में हमारा पुराना इतिहास भी है, वेद हैं, तो वेद लगभग एक डायरी जैसे, डायरी के पन्ने हैं वेद, कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। या तो वेद में वो हैं ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं, नेचर जो की बात ऋचाएं हैं उसकी वेद की, और या उसमें उस समय के माहौल का वर्णन है। जी। तो जो उस समय के माहौल का वर्णन, उससे हमें काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है, जो कि इधर के जो हमारे अरब में जो जिंद अवेस्ता लिखा गया था, जी, अवेस्ता में भी लगभग वही वर्णन है जो वेदों में है। जो वेदों में, कुछ वर्णन उनके मिलते जुलते हैं। तो ये भी पता चलता है कि दो किताबों में कोई चीज़ मिल जाए तो इसका मतलब प्रमाणिक है। राइट, ठीक है नहीं? एक ही कालखंड की दो किताबें हैं, दोनों एक सी बात कर रही हैं, तो ये प्रामाणिक बात। तो ये, लेकिन ज्ञान जो कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ नहीं, काल्पनिक बात है, काल्पनिक बना लिया स्टोरी। देखिए धर्म और विज्ञान का मैं समीक्षा करता हूँ,
ये मेरी खुद की एक रुचि का विषय है आपका? नहीं, कल्पना की हुई एक स्टोरी है, वो जी। मैं सुनाता हूँ अक्सर जी जब धर्म और विज्ञान की मुझे तुलना करनी होती है जी कि धर्म और विज्ञान किस तरह काम करते हैं, कि किस तरह इनमें वो है अंतर है। कि एक बंद कमरा है, बिल्कुल अंधेरा, उसमें कोई रोशनी नहीं है, उसमें एक आदमी घुसा और उसके सिर से कोई वस्तु बहुत तेजी से आगे टकराई। अब वो दौड़ के बाहर आए। अब बाहर एक तरफ 4 वैज्ञानिक बैठे हैं, एक तरफ 4 धर्मगुरु बैठे हैं। अब आप उन 4 धर्मगुरुओं से बताएंगे, पूछेंगे जी ये क्या है, तो चारों 4 कहानी सुना देंगे। राइट। हाँ। उनकी काल्पनिक कहानी होगी। पहले मियाँ बैठे हैं, वो कहेंगे ये शैतान का वो है, साया है, ये शैतान तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा, तुम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तुमने रोजे नहीं रखे, तुम्हारे रोजे छुटे हुए हैं, और तुम्हें ये करना, तुम्हें हज करके आनी पड़ेगी तो इससे छुटकारा मिलेगा। फिर आगे पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी कह रहे हैं ये तो तुमसे देवता नाराज हो गए, तुम्हें मुझे 101 रुपये देने पड़ेंगे, मैं यज्ञ करूँगा, यज्ञ करूँगा, ठीक हो जाएगा। तो चारों अलग अलग कहानी सुनाएंगे जी। अब वो आदमी वैज्ञानिकों के पास आता है, तो वैज्ञानिक कहेंगे भाई रुको, हम परीक्षण करते हैं फिर बताएंगे। आप अभी नहीं पता, परीक्षण करके फिर बताएंगे। वैज्ञानिक पहले उसमें रोशनी करेंगे जी कमरे में, तो उन्हें एक टुकड़ा पड़ा मिलेगा नीचे सीमेंट का। फिर वो छत का निरीक्षण करेंगे तो छत में कहीं होल मिलेगा उन्हें। फिर उस टुकड़े को तब भी नहीं देंगे रिजल्ट अपना, वो उस टुकड़े को उसमें फिट करके देखेंगे कि हाँ ये यहीं से गिरा है। और हो सके तो वो दोनों मटेरियल को लैब में भी भेजेंगे जांच कराने के लिए कि एक ही मटेरियल है जी। तब चारों वैज्ञानिकों का एक ही निष्कर्ष होगा, वो अलग अलग नहीं होगा। वो कहेंगे कि ये इससे छत से टूट के टुकड़ा गिरा है और ये तुम्हारे सिर में लगा है। ठीक बात है। और इसका अगर हम ये ट्रीटमेंट करें तो आगे से और टुकड़ा नहीं गिरेगा। तो ये धर्म में और विज्ञान में फर्क है। धर्म के नाम पे लोग लोगों को बहकाते हैं, ठगते हैं, उल्लू बनाते हैं। कुछ लोगों के अच्छा, जिन लोगों की रोजी रोटी चलने लगती है वो उस पाखंड को बढ़ाने में लग जाते हैं। जिन लोगों की रोजी रोटी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर पाखंड कम हुआ तो हमें भी मेहनत करके खाना पड़ेगा। राइट। अब वो जो आपने सवाल पहले पूछा था धर्म, ये कथावाचकों वाला, कथावाचकों का थोड़े मतलब बिना पूंजी लगाए थोड़ी सी मेहनत में ही धंधा चल जाता है, ढेर कमाई हो रही है, तो रात दिन इसमें लगे रहते हैं कि लोगों में अंधविश्वास कम ना हो जाए। और ये एंकर इसलिए साथ दे रहे हैं कि ये एंकर और सरकार और कथावाचक तीनों एक जगह जुड़े हुए हैं। क्योंकि धंधे, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि धर्म का जो ये धंधा चल रहा है इसको पॉलिटिकल बैकिंग तो मिलती होगी ना। देखिए ये जो है एक शब्द आता नहीं क्या, वो ये जो है केवल वर्तमान समय में और हमारे देश में ही नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर समय में हमेशा से रहा है। जब से राज सत्ता का उदय हुआ है जी, और जब से धर्म सत्ता का उदय हुआ है, पूंजीवाद ने, धर्म सत्ता ने और राज सत्ता ने आपस में हाथ मिलाए रखे हैं। ये तीनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं जी। आम आदमी को शोषण करने के लिए तीनों शोषण करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। धर्मगुरु कहेगा कि राजा ईश्वर का अवतार है, राजा की बात सबको माननी चाहिए जी। राजा बदले में उसे मंदिर बनवा कर दे देगा, गाय दान कर देगा, हाँ, उसे जो उसकी कुछ पेंशन वेंशन बांध देगा महीने की, ठीक है ना जी। तो उसी तरह पूंजीपति उन्हें पैसा देगा कि तुम चलो, चुनाव में पैसा देगा, चंदा देगा, पंडित जी को मंदिर में चंदा देगा। तो तीनों आपस में हाथ मिलाए रहते हैं, गठजोड़ है। और ये एक तरीके से जो है षड्यंत्र में शामिल रहते हैं। आपस में कान में बात कर लेंगे कि देखो ये ऐसे उल्लू बनाना इनको, अगर इनको असलियत पता लग गई नहीं तो ये कल को हक मांगने आ जाएंगे। तो वो जो गरीब किसान आदमी 20-20 घंटे मेहनत कर रहा अपने खेत में, पसीना बहा रहा अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, और रात को भूखा सोता है, तो उसकी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती कि यार मैं तो 20 घंटे काम करता हूँ और ये पड़ोस में पंडित जी मज़े ले रहे हैं, कुछ करते ही नहीं है, और ये देसी घी का हलवा खा रहे हैं रोज़। वो कहता बेटा तैने पिछले जन्म में खराब कर्म करे थे, तुझे इसमें फल मिल रहा, अब तू जितने कष्ट भोगेगा इनका फल तुझे अगले जन्म में मिलेगा। हाँ। तो वो आदमी विश्वास में बैठा रहता, वो कभी आवाज़ नहीं उठाता। शोषण का एक साइकिल, अगर मैंने आवाज़ उठा दी, इनके खिलाफ बोल दिया, तो मैं अगले जन्म में भी यही भोगूंगा। कम से कम अब चुप रहूं मैं तो अगले जन्म तो मेरा सुधर जाएगा। तो ये सब झूठी कहानी है। तो मानसिक साइकिल आपने ऐसा क्रिएट कर लिया है कि स्टेटस क्यू ये बना रहेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए सर कि क्या आपने ये बात बिल्कुल वाज़ेह बोली कि
कोई आज की बात नहीं है और हमारे देश की बात नहीं है, हमेशा से हर जगह चलती है। लेकिन इंटेंसिफिकेशन होता है, कई चीज़ों का दर जो है वो बढ़ जाता है। नहीं, इसमें मैं आपके सवाल से जोड़ के मैं कहना चाहूँगा, इसमें एक थोड़ा फर्क भी है। बाबा साहब एक जुमला बोलते थे अक्सर कि हमारे देश में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं हुआ और पैदा होने की संभावना भी नहीं है। वोल्टेयर फ्रांस का पादरी था जी, मतलब पादरी का बेटा था, चर्च में पैदा हुआ था। उसके पिता जो है पादरी थे चर्च के, और फ्रांस में, यूरोप में उस समय चर्च का ही शासन था, चर्च से शासन चलता था। वोल्टेयर को ये चीज़ें ठीक नहीं लगी। वोल्टेयर ने अपने चर्च के खिलाफ बोलना शुरू किया, जबकि वोल्टेयर को गद्दी मिलती, वोल्टेयर की भी पूजा होती, वोल्टेयर भी हराम की खाता बिना कमाए, लेकिन वोल्टेयर ने विचार देने शुरू किए। लोग वोल्टेयर के खिलाफ हो गए, उस पर हमले हुए। वोल्टेयर के विचारों से ही फ्रांस में क्रांति आई। क्रांति की जो फ्रांस की जो वो है, जो सामाजिक क्रांति है, और जो पुनरुत्थान जो युग कहते हैं, जैसे पुनर्जागरण काल जो है, वो फ्रांस से शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैला जी। और यूरोप बहुत जल्दी इससे मुक्त हो गया, धार्मिक गुलामी से और चर्च की गुलामी से मुक्त हो गए। और वो किया पादरी के लड़के के वजह से हुआ। हाँ, उसने विचार दिए, फिर और भी विचारक हुए, फिर आगे बढ़ता रहा, फाउंडेशन उसने ले किया। भारत में बाबा साहब इससे कहते थे कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं। जो मंदिरों में ये जो खा रहे हैं और जो लोगों को ठग रहे हैं और जो एक कथावाचक और जो घूम रहे हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो सच बोल दे, क्योंकि ये बहुत स्वार्थी लोग हैं। इन्हें अपने स्वार्थ ज़्यादा प्रिय हैं, इन्हें सच से प्यार नहीं है और इन्हें मुक्ति से प्यार नहीं है। जनता को मुक्ति नहीं दिलाना चाहते, ये अपने झूठ को बढ़ा रहे हैं, झूठ का समर्थन कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि भारत में कोई वोल्टेयर पैदा नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काशी गए थे और काशी में उन्होंने 101 ब्राह्मणों के पैर धोए थे। ये घटना सुनी है आपने जी? तो उनमें एक ब्राह्मण ग्रेजुएशन करके आया था, ग्रेजुएट था वो, और नया लड़का था, ये नौजवान। उसने मना कर दी कि नहीं, ये भारत के संविधान का अपमान है, मैं राष्ट्रपति से पैर नहीं धुलवाऊंगा। तो लोहिया जी ने इस पर लिखा कि एक ब्राह्मण के अंदर तो आत्मा जगी, कम से कम एक ब्राह्मण तो सच बोल पाया, उसकी आत्मा ने उसे कचोटा, तो कम से कम उसने हिम्मत तो करी कि मैं नहीं धुलवाऊंगा। ये बहुत एक संविधान का अपमान था, नहीं है? एग्जैक्टली। देश का राष्ट्रपति ब्राह्मणों से ब्राह्मणों के पैर धो रहा हुआ, तो ये देश के संविधान का अपमान था। राष्ट्रपति सर्वोच्च है जी। तो ये है स्थिति। मतलब हम में और यूरोप में थोड़ा सा ये फर्क है कि उन्होंने वो संभल गए समय रहते, इसलिए वो तरक्की कर गए। उनके दुख दर्द आज कम हैं, दुख दर्द तो उनके भी होंगे, शोषण तो थोड़ा बहुत उनका भी होगा, भेदभाव तो थोड़े बहुत उनके यहाँ भी होंगे, लेकिन बहुत नाम मात्र के हैं जी। हमारे यहाँ मैंने एक दिन उस पर बोल दिया, मैंने एक YouTube चैनल अपना शुरू किया अभी जल्दी में ही जी। तो मैंने एक दिन बोल दिया वीडियो में कि भारत के हर गांव से 2 लोग रोज़ाना सुबह निकलते हैं, एक बगल में पत्रा दबा के तिलक लगा के निकलता है और एक हाथ में झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। वो मेहनत करता है, हमारे रास्ते साफ करता है, हमारे लिए जो गंदगी उठाता है। और ये आदमी लोगों को जो भी झूठ सच बोल के अपना जब दक्षिणा वक्षिणा लेकर आता है। लेकिन हमारी गलती है कि हम उस मेहनत करने वालों को सम्मान नहीं देते, उसे सम्मान देते हैं। मैंने ये भी बोला उसमें कि मुझे आपत्ति नहीं है, वो दोनों का अपना अपना काम है उनका, ना मुझे कोई इनमें से किसी से नफरत है, लेकिन हमारी गलती है कि हम उसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। एग्जैक्टली। सम्मान हमें मेहनत करने वालों को देना चाहिए। यूरोप में ये फ़र्क है। यूरोप में आप कई जगह मैनेजरों से ज़्यादा सैलरी सफाई कर्मी की पाएंगे जी। रेस्टोरेंट के मैनेजर की कम सैलरी है, बेरा की ज़्यादा, वेटर की। वहाँ श्रम का सम्मान है और डिग्निटी ऑफ लेबर, उनके जैसा ही जीवन जीते हैं। वहाँ ये भेदभाव नहीं है कि एक भाई सफाई कर्मी है, एक भाई जो मैनेजर है, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई इंजीनियर है, कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ पूरी जाति को ही आप ये कहते हैं कि नहीं सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, नाला में उतरना तुमको, नाले में वही उतरेंगे। और फिर हम झूठ बोलते हैं कि अब तो जातिवाद रहा नहीं देश में। अब भी जितने सीवर में मरते हैं सारे एक ही जाति के लोग होते हैं, आरक्षित हैं। तो ये गलत है नहीं हमारा ये जो रूढ़िवाद, जो सड़ी हुई परंपरा है हमारी, सड़ी हुआ समाज है, इसे हम बदलने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे जी। और हमारे जैसे लोग बोलने की हिम्मत करते हैं तो कहते हैं सनातन विरोधी है। सनातन का मतलब क्या? लोगों को शोषण करना है, ठगी करना है, झूठ बोलना है। अरे धर्म को वैज्ञानिक बनाओ। नहीं, धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, धर्म खराब चीज़ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच के साथ देखो तो धर्म को ठगी का जरिया मत बनाओ।
धर्म को वैज्ञानिकता की तरफ ले जाने का जरिया बनाओ। देश के प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं सर, है ना। और पत्रकार राजकुमार भाटी से बहुत सारी बातचीत हुई, थोड़ी सी बातचीत नेता राजकुमार भाटी से भी हम करते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हमारे देश में है, जो उन्होंने खुद कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर नहीं रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो दो चीज़ें लगातार कहती थी और जो हिंदुओं के मन में बहुत बड़ा वो था कि हाँ भाई ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम कश्मीर से 370 हटा देंगे और अयोध्या में राम मंदिर बना देंगे। ये दोनों चीज़ें हुई 2019 से 24 के कार्यकाल तक। 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, 240 सीटों पर सिमट गई। अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये 240 सीट्स भी ओरिजिनल नहीं थी, ठीक नहीं थी, इसमें भी कुछ खेल हुआ है। खेल हुआ था कि 240 तक तो पहुंची थी, ये 190 तक पहुंचे ईमानदारी से, तो 50 सीटें इन्होंने लूटी हैं। कैसे लूटी है? और ये आवाज़ सबसे पहले हमने उठाई थी, समाजवादी पार्टी ने, लेकिन हमारी बात ज़्यादा सुनी नहीं गई, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई। फर्रुखाबाद में हमारे प्रत्याशी जीता था, डॉक्टर नवल किशोर साक्य जीत गए थे जी। डॉक्टर हैं, भले आदमी हैं, सीधे सज्जन आदमी हैं। डीएम उनसे कहता है कि डॉक्टर साहब जीत गए आप, तो रात भर जागे हो, जाके नहाओ धो फ्रेश होकर आ जाना। तो चले गए और सर्टिफिकेट बीजेपी के कैंडिडेट को दे दिए जीत का। और डीएम ने? हाँ, पिटीशन लड़ रहे हैं वो। हाँ, हमारी अलीगढ़ सीट बेईमानी से काउंटिंग में हराई गई, हमें मेरठ सीट बेईमानी से हराई गई, 10 सीटें तो हमें यूपी में हराई गई। फिर हमने ये भी लिख के दिया था, हमने 18,000 एफिडेविट दिए कि पिछड़े दलितों की वोट काटी गई हैं, अल्पसंख्यकों की, खासतौर से मुसलमान और यादव 2 समुदायों की वोट काटी गई हैं। 14 एफिडेविट पे कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने थोड़ी बहुत। कितने दी थी सर टोटल? 18,000। 18,000, 14 पे कार्रवाई हुई है। उनको इंतजार अभी राहुल गांधी के एफिडेविट का है। अच्छा, दूसरे जो राहुल गांधी ने जो आंकड़ा दिया, बाकायदा उन्होंने मेहनत की, उनकी टीम ने जी। एक ही विधानसभा के, उन्होंने बताया कि हमें 6 महीने लगे इसे करने में, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं दी, वोटर लिस्ट नहीं दी, मशीन रीडेबल। तो उसमें एक विधानसभा में 1,250 वोट फर्जी निकले जी। एक आदमी के 4 जगह वोट बना रखे हैं, एक मकान में 80 वोट बना रखे हैं, जो भी कुछ था उसमें, बल्क वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फार्म 6 पे जो 80 साल के लोगों के वोट बना रखे हैं जी। 6 विधानसभाएं वो हारे हैं। एक लोकसभा में 7 विधानसभा होती हैं, वहाँ कर्नाटक में, हमारे यहाँ 5 होती हैं। 6 विधानसभा कांग्रेस जीती है, 7वीं में बीजेपी ने वो उनकी 6 की भी लीड पूरी की और जीत भी गए। ऐसे जीती हुई 50 सीट हैं। तो इनकी सीट तो 190 थी, सरकार तो इनकी बनी नहीं रही थी। बाकी जो आपने नॉन बायोलॉजिकल वाला सवाल पूछा, प्रधानमंत्री के अगर सारे बयान इकट्ठे कर लिए जाएं और वो एक जगह उनकी एक सीडी बना दी जाए, एक वीडियो बना दी जाए, तो इससे बड़ा हास्य व्यंग का पिटारा नहीं होगा। कपिल शर्मा का शो तो कपिल शर्मा तो फेल है उनके सामने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं वहाँ चाय बेचता था वडनगर रेलवे स्टेशन पे, पता चला वडनगर रेलवे स्टेशन तो था ही नहीं उस समय। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मगरमच्छ को पकड़ के एक बार घर ले आया था अपने, फिर माता जी ने कहा कि नहीं इसे वापस छोड़ के आओ, फिर मैं उसे वापस छोड़ के आया। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो खाली मैट्रिक तक पढ़ा हूँ, मैंने तो आगे पढ़ाई ही नहीं की। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने तो 20 साल भीख मांग के खाया, एक में कहते हैं 15 साल भीख मांग के खाया, एक में कहते हैं मैं तो बचपन में घर छोड़ कर निकल गया था। फिर उनके अमेरिका के और इंग्लैंड, उसके लंदन के फोटो भी आते हैं दौरे करते हुए। और एक बार कहते हैं वो कि मैंने डिजिटल कैमरा से फोटो खींच के अडवाणी जी की और मेल कर दी थी जी। अब वो रिसर्च आती है कि उस समय ना डिजिटल कैमरा थे ना ईमेल था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था तो एक आदमी उल्टा बर्तन करके नाली की गैस से चाय बना रहा था। वो आदमी आज तक किसी को नहीं मिला देश में, ना किसी पत्रकार को मिला, ना प्रशासन को मिला, किसी को नहीं मिला। है वो कल्पनाओं में है किसी के। तो यही जो अनुराग ठाकुर ने कहा है, सेम तो बात है। अनुराग ठाकुर कह रहा है हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। क्योंकि झूठ जो है नहीं, झूठ का एक मनोविज्ञान होता है। झूठा आदमी झूठ बोलते बोलते उस झूठ पर खुद विश्वास करने लगता है। ये झूठ का मनोविज्ञान होता है। कोई आदमी एक बार कहीं भूल में ये कह दे या मजाक में या किसी उसमें कि मुझे भी एक बार भूत मिले थे वहाँ,
लेटर ऑन वो खुद करने और वो लगेगा। उस बात को 4-5 बार कह दे तो फिर उसे खुद विश्वास हो जाता है कि तुझे भूत मिले थे, हाँ, फिर वो लड़ने को तैयार हो जाएगा अगर कोई खंडन करे उसका। ठीक बात है। प्रधानमंत्री के ये मैंने तो एक शो में कह दिया था, बड़े चैनल पे उसमें मैंने कहा ये मनोरोगी हैं। तो एंकर बहुत नाराज हो गई, महिला एंकर थी, बोले देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे कह रहे हो। मैंने देश के प्रधानमंत्री को कोई विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनकी कमियों को हम बता नहीं सकते? मैंने कहा मनोरोगी हैं, ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ। कभी कह दिया, मैं भाषण दे दिया बिहार में जाके कि तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार की शान थे। अब तक्षशिला तो पाकिस्तान में है। कभी कह दिया कि सिकंदर को यहीं पटना के लोगों ने हरा के भगाया था, सिकंदर सिंधु नदी से आगे आया ही नहीं। लेकिन विपक्ष, फिर आप एक बात मानिए सर कि विपक्षी पार्टियां जो है सोशल मीडिया और एक बार ये भी बोल दिया था कि गुरु नानक, कबीरदास और गुरु गोरखनाथ जी तीनों एक ही गुफा में बैठ कर चर्चा करते थे। तीनों के का उसमें जन्म में 100-150 साल का अंतर है। ये बात पर मानिए कि विपक्षी पार्टियां सोशल मीडिया पे अब तो बहुत शानदार काम कर रही हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने में, लोगों तक पहुंचाने में, या इस तरह के वीडियोस जब आते थे उसको अपने कार्यकर्ताओं तक ठेलने में थोड़ी सी नाकामयाब तो रही। क्योंकि मुझे अब देखिए, जैसे आलू और सोना, राहुल गांधी का जो एक फर्जी वीडियो चला जो अमित मालवीय ने खूब प्रसारित करवा दिया, वैसा कुछ मोदी का चल नहीं पाया उस तरीके से। बयान खूब है, ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। झूठ का जवाब झूठ से ही दिया जाए, मैं तो इसे उचित नहीं समझता। जो ठगी का जवाब ठगी से ही दिया जाए। हाँ, सच्ची बात है तो बतानी चाहिए, लेकिन वो तो मीडिया की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। मीडिया के बहुत चैनलों में, शो में ये बीजेपी के एंकर्स ने, खासतौर से संबित पात्रा कहता था हमारे सामने, बहुत बार कहता था कि आलू से सोना कहा राहुल गांधी ने। कोई एंकर उसे ये नहीं टोकता था कि आप गलत कह रहे हो, ये तो मोदी जी का ही बयान था, कोई टोकता नहीं था। तो ये जो एक समर्थन उन्हें मिलता है, हम कहीं आंदोलन करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो अराजकता कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पे भी राजनीति कर रहे हैं। मीडिया ये कहता है ना करें तो चुप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो हमें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व न केवल बचाए हुए हैं बल्कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये आपने अभी भी कहा, और 2024 के चुनाव का परिणाम भी इस बात का सबूत है। मैंने एक दिन नाविका कुमार से पूछा उनके शो में, जब चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद मैं गया, तो चुनाव से पहले 1-1.5 महीने 2 महीने के जितने भी डिबेट थी वो इनमें अपना ओपिनियन पोल रखते थे, अपना सर्वे रखते थे और हमें बोलने नहीं देते थे। अगर हम ये कह दें कि हम 20 सीट जीतेंगे तो मजाक उड़ाते थे हमारा। है जी। हालांकि मैंने तो शुरू के दिन से स्टैंड मेरा ये रहा, मैंने हमेशा हर शो में जोर दे के मैंने कहा कि हम 30 से 40 के बीच जीतेंगे और 50 तक भी पहुंच सकते हैं। उस वक्त सदिच्छा रही होगी, मजाक उड़ाते थे सब और हम भी बोलने में डरते थे। यार जब ये 5 दिखा रहे हैं 30-40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने नाविका कुमार से पूछा, मैंने कहा आप एक बात मुझे बताओ, केवल एक सवाल का जवाब दे दो आप। केवल आपका ही चैनल नहीं, सारे चैनल हमें 4 या 5 सीट दे रहे थे, 5 से ज़्यादा किसी ने नहीं दी, और बीजेपी को 74-75 दे रहे थे, 75 से कम कोई नहीं दे रहा था। मैंने कहा ऐसा कैसे होगा कि जिसकी 37 सीट आ रही हैं उसे आप 5 दे रहे थे और जिसकी 33 आ रही हैं उसे आप 75 दे रहे थे। 37 सीट लाने वाले के समर्थक आपको मिले ही नहीं कहीं सर्वेक्षण में, और जो भी सर्वेक्षण में मिलते थे बीजेपी के समर्थक ही मिलते थे। इसका मुझे जवाब दो। घुमाने लगी। मैंने कहा जवाब तो दो। मैंने कहा अगर आप जवाब नहीं दोगे तो हम ये मानेंगे कि आप बिके हुए थे। ये मैंने बोला उनके शो में, ऑन एयर बोला। मैंने इसका मतलब आप बिके हुए थे, आपको पैसे मिले हुए थे, आप इसलिए बीजेपी के हाँ मिला रहे थे। तो हालत ये है। खैर, अस्तित्व बचा के आप लोग चल तो रहे हैं। विपक्ष कुछ नहीं बोलता है तो कह देते हैं कि चुप हो जाए, लेकिन आजकल तस्वीरें बड़ी अच्छी आई, खासतौर पे वोट चोरी के मुद्दे के बाद अखिलेश यादव की वो बैरिकेडिंग, कूदती हुई तस्वीर। तो कूदता हुआ, संघर्ष करता हुआ विपक्ष अच्छा तो लगता है, सुंदर दिखता है, सड़कों पर संघर्ष करता हुआ। ये जो सर के बाद पूरी कवायद बिहार में चली है और वोट चोरी जिस तरीके से मुद्दा बना है सर, क्या ये राजनीति को में कोई अमूलभूत परिवर्तन ला सकता है, आपको लगता है ऐसा? एक बात तो मैं आपको ये कह दूं कि ये दुनिया का इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति जितने संघर्ष, जितने उत्पीड़न, जितनी तपस्या के बाद आता है सत्ता में,
वो इतना ही मजबूत और उतना ही शानदार काम करता है, उतना ही बढ़िया होता है, उसकी उपलब्धियां उतनी शानदार होती हैं। तो इससे हम निराश नहीं हैं, इसे हम अपने तपस्या का कार्यकाल मान रहे हैं, और हमें कतई जल्दबाजी नहीं है कि हम निराश हैं। और मैं ये बात भी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि 27 में यूपी एक तरफा फतेह करेगी समाजवादी योगी पार्टी। आदित्यनाथ की क्या स्थिति है सर? योगी आदित्यनाथ जी तो देखिए वो जो नहीं, क्योंकि आपने यूपी की बात की, नहीं 27 मुझे की एक बात की है। वो एक कहाँ कुछ कथा है वो जो याद नहीं आ रही, खैर चलो मैं बाद में अगर याद आ गई तो बताऊंगा आपको। लेकिन उनकी हालत ये हो गई है कि वो सब कुछ बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं रहे। वो ना तो अच्छे नेता बन पाए, ना अच्छे महंत बन पाए, ना अच्छे संत बन पाए, ना अच्छे हिंदू बन पाए। तो वो जो है बहुत जीरो आदमी मानता हूँ, व्यक्तित्व नाम की कोई चीज़ नहीं है योगी आदित्यनाथ। जितना झूठ बोलते हैं, जितना जो उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, विपक्ष को धमकाते हैं, गर्मी निकाल देंगे, मैं तो जो है मई जून के महीने में शिमला बना देता हूँ, ये किसी राजनेता की भाषा होती है? लाल टोपी वालों की गुंडागर्दी ख़त्म कर दूंगा, ज़मीन में गाड़ देंगे, उड़ा देंगे, ये कहना। और फिर राजनीति के चक्कर में तो अपना संतत्व छोड़ दिया, संतपन छोड़ दिया, और राजनीति में भी इसलिए पूरी तरह नहीं खड़े हो पा रहे कि वहाँ संत बन के खड़े हो जाते हैं कि जी ये तो मेहनत है, इनके खिलाफ ऐसे क्यों बोलते हो। कहीं पर पूरे नहीं जो हैं। आदमी राजनीति कर रहा हो मेहनत काहेगा। ठीक बात है। ये जिस परंपरा से आते हैं, गुरु गोरखनाथ की परंपरा से, उसी परंपरा में गोपीचंद के नाम के राजा हुए थे, अगर आपने सुना हो तो। गोपीचंद की माँ ने उसे सन्यास दिला दिया था, गुरु गोरखनाथ के पास ले गई और उसके कान फड़वा दिए और उसे जोगी बनवा दिया। जोगी बोलते हैं इन्हें जी। तो उसके बाद उसकी माँ को जो वो आया कि मैंने तो गलत कर दिया, तो वो वापस गई कि मेरे बेटे को वापस दे दो। गोपीचंद ने मना कर दिया कि माँ मुझे तो ऐसा पद मिल गए, तो राजा के पद से बहुत ऊपर का पद है। ठीक बात है। मैं अब उसमें नहीं जाना चाहता दोबारा, उस गंदगी में, सांसारिक जीवन में नहीं जाऊंगा मैं अब। तो मेरे तो मुक्ति के द्वार खुल गए। एक ये हैं जो अपना मठ छोड़ कर मुख्यमंत्री कुर्सी पे आ गए। कहाँ तो अध्यात्म कहता है मोह माया से विरक्त हो जाओ, दूर हो जाओ, और ये संसार की सबसे बड़ी जो माया है कुर्सी। नहीं, इनकी पार्टी के अंदर भी कई सारी जो खबरें आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं कि नरेंद्र मोदी से बन नहीं रही है, पार्टी इनको भी साइडलाइन करना चाहती है। मारकाट मची हुई है, बहुत क्या स्थिति, भयंकर। मतलब वो थोड़ा सा बता सकते हैं सर? बीजेपी में कई गुट बने हुए हैं। बीजेपी में एक अमित शाह का गुट है, एक योगी आदित्यनाथ जी का गुट है, राजनाथ जी चुप बैठे हैं, वो बोल नहीं रहे। एक आरएसएस का गुट अलग है। इस तरह से अलग अलग गुट बने हुए। एक नौकरशाहों की लॉबी है वो, और इनमें आपस में अच्छा फिर वैसे भी ओबीसी और अपर कास्ट के गुट भी बने हुए हैं। ओबीसी वाले भी कई बार मीटिंग करते देखे जाते हैं, अलग मीटिंग कर रहे हैं। कभी अनुप्रिया पटेल पत्र लिख रही है जी। कल तो संजय निषाद ने बयान दिया कि अगर हमसे कोई लाभ नहीं है तो हमें गठबंधन से निकाल दो। तो बहुत असंतोष है। इधर जयंत चौधरी भी नाराज है, इनमें भी चल रहा है। और ये जैसे ही चुनाव नज़दीक आएंगे, मुझे लगता है कि इनमें से बहुत भगदड़ मचेगी, इनमें से बहुत लोग भागेंगे। तो और बीजेपी के खुद कार्यकर्ता और इनके विधायक संतुष्ट नहीं है जी। वो कह रहे हैं यहाँ तो नौकरशाही का राज चल रहा है, प्रतिनिधियों की तो कुछ सुनी नहीं जाती, जनप्रतिनिधियों की तो, और बिना पैसे दिए हमारे काम नहीं हो रहे। आपने देखा होगा लौनी के विधायक ने क्या कहा जी। वो कह रहा 10,000 गाय रोज कटवाई जा रही हैं पैसे लेकर, और मुख्य सचिव पैसे ले रहे हैं। और एक वो आशीष पटेल ने बयान दिया था कि एसटीएफ मेरी हत्या करना चाहती है और मुझे गोली मारें तो छाती में मारें। और जगह जगह इस तरह के विद्रोह चल रहे हैं। तो इसमें बीजेपी में बहुत बुरा हाल है। समय मैंने आपका बहुत सारा ले लिया सर, उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं। और एक सवाल, इसमें बहुत सारे सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, वो आप कुछ लिंक करके बताएं कि एक जो बिल आया है कि किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो भी है, अगर वो कारावास में रहते हैं 30 दिनों तक डिटेन कर लिया जाता है और ऐसे किसी अपराध में जिसमें जेल हो सकती है तो उनको पद से जाना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी अगले महीने 75 साल के हो जाएंगे। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। बीते दिनों ही मैंने सुब्रह्मण्यम स्वामी से बातचीत की थी, उन्होंने कहा सितंबर में कोई अमूलचूल बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खोज रही है,
लेकिन बना 6 नहीं साल पाई से। है जी, लेकिन बना नहीं पाई है। नड्डा साहब लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। इन तीनों स्थितियों को, इन तीनों चीजों को अध्यक्ष खोज रही है। मोदी 75 के हो रहे हैं। 2024 के चुनाव में अपेक्षित परिणाम बीजेपी के हिसाब से रहा नहीं। आप राम मंदिर बनवा चुके हैं, धारा 370 हटा चुके हैं, अब कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं बचा। और इस बीच अब आप ऐसा कानून ला रहे हैं जहां से आप किसी भी मंत्री को अपदस्थ कर सकते हैं। एक और खबर मैं इसमें जोड़ दूं कि ईडी वगैरह की जितनी भी कार्रवाई है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ होती है। कन्विक्शन रेट हम सबको पता है कितनी है कितनी नहीं है। कोई पैटर्न देखते हैं इन सब सवालों के जवाब में आप? नहीं, तीनों को जोड़ के कोई पैटर्न देख रहा हूँ इतना तो अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सच बताऊं मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन ये बिल है, जो बिल, ये बिल बहुत खतरनाक है। ये बिल लोकतंत्र का गला घोटने वाला बिल होगा। लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। लोकतंत्र एक हवलदार के मुट्ठी में हो जाएगा। इसमें सब इंस्पेक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक हवलदार एक पर्चा काट दे जीडी में आके कि मैं मंत्री जी के घर गया था, मैंने उनकी अलमारी से 2 पुड़िया चरस बरामद की और मंत्री जी ने मेरे ऊपर तमंचा तान दिया, तो इतनी धारा लग जाती हैं कि 2-3 महीने जमानत नहीं हो पाएगी। ठीक बात है। तो एक हवलदार सरकार गिरा देगा। आप हवलदार के हाथ में लोकतंत्र की बागडोर देना चाहते हैं। और पिछले कम से कम 2 दर्जन केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर चुके हैं कि इनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, इनकी गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। जो लोग कई महीने जेल में रह के आए हैं, जैसे वो शिवसेना के प्रवक्ता, क्या नाम है उनका, और यहाँ भी सत्येंद्र जैन दिल्ली, नहीं, हाँ, शिवसेना के जो वो हैं संजय राउत की उसमें गिरफ्तारी में, और कई गिरफ्तार उसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में, और इनकी भी सत्येंद्र जैन की भी, और कई लोगों की गिरफ्तारी में ये टिप्पणी की है कोर्ट ने। और कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि बेल जो है नियम है, जेल अपवाद है जी, जेल भेजने की जरूरत नहीं थी इसमें। तो आप अब इतना कर रहे हैं, जब ये बिल पास हो जाएगा फिर तो जो भी मुख्यमंत्री हटाना होगा आप उसे बस जेल भेज दोगे। क्या लगता है सरकार को ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सरकार तो ये, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई पैटर्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तो। मैंने इस पर ज़्यादा सोचा भी नहीं है। लेकिन ये सरकार लोकतंत्र विरोधी, बीजेपी और आरएसएस शुरू से अपने चरित्र से ही लोकतंत्र विरोधी हैं और संविधान विरोधी हैं। ये व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, इसलिए बिल ला रहे हैं कि हमारी मर्जी से सरकार चले। जब आपके पास पावर होती है, मुझे ये पता हो कि नीरज जी की परमिशन के बिना मैं गाड़ी नहीं चला सकता सड़क पर। अगर मैं जाऊंगा और नीरज जी से परमिशन नहीं ली तो मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी, तो मैं नीरज जी का अधीन ही रहूँगा नहीं, फिर नीरज जी की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर नहीं सकता नहीं। तो जब ये पता होगा मुख्यमंत्री को कि ये चाहेंगे तो मुझे हटा देंगे, तो उन्हीं का अधीन हो जाएगा। ठीक बात है। ये मुट्ठी में रखना चाहते हैं, अपने वालों पे कंट्रोल और दूसरे वालों को डर के माहौल में रखना चाहते हैं कि इधर उधर नहीं जा सकते। 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी शुरू कर चुकी है बहुत जोरदार तरीके से। समाजवादी पार्टी ने पूरे 403 विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेज के भौतिक सत्यापन कराया है बूथ कमेटियों का। अब दूसरे चरण में उनका प्रशिक्षण शुरू होगा। प्रशिक्षण? हाँ, और अध्यक्ष जी प्रत्याशी भी लगभग तय करने लगे हैं और जनवरी में प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर देंगे। तो आपका नाम तय हो गया सर? ना, मैंने इस बार अध्यक्ष जी से कह दिया कि मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। मैं कल ही अभी 9 जिलों के दौरे पर निकल रहा हूँ और फिर मेरा आगे का कार्यक्रम है। मैं 132 विधानसभाओं की मैंने जिम्मेदारी ली है, उनमें एक रैली कराऊंगा मैं। तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैं शायद इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा मन नहीं है। शायद थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। शायद इसलिए कमज़ोर है कि अगर पार्टी कहने लगी तो हो सकता है, मतलब ऐसा कोई संकल्प नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं है इस बार लड़ने का। मन नहीं है, पर कोई सीट वगैरह भी देखी है क्या? हाँ, सीट वगैरह कुछ सोची है? ईमानदारी से, झूठ में कभी बोलता ही नहीं, फर्जी बातें कभी करता नहीं हूँ। 27 को लेकर कितने आशावादी हैं आप? 27 में 350 से ऊपर जाएगी समाजवादी पार्टी। गठबंधन रहेगा? गठबंधन 99% रहेगा, जो वर्तमान गठबंधन है। नई पार्टी से किसी से गठबंधन का मन है नहीं अखिलेश जी का। अभी मेरी पिछले सप्ताह ही बात हुई थी। मैं तो बैठा था तो कोई और सुझाव दे रहा था किसी का नाम लेकर कि जी उन्हें भी ले आओ, तो अखिलेश जी ने एकदम कहा नया आपको किसका नाम ले रहा था सर? ना मत पूछो। अंदर की बात अंदर ही रहने दो। रावण की क्या स्थिति है सर?
रावण बढ़िया आदमी है चंद्रशेखर। क्यों नहीं साथ दिया आप लोगों ने? नौजवान है ना, हमने तो कहीं निकाला थोड़ी है, वो आया ही कहाँ था। वो तो कह रहे थे आप कि दुष्यंत उनको- का एक शेर सुनो, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। ये इंसानों के समझने की चीज़ नहीं है। ठीक है, राजनीति में पता नहीं क्या क्या निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है। बाकी चंद्रशेखर से व्यक्तिगत संबंध है मेरे, अच्छे आदमी हैं, लेकिन अभी 1-2 सीट के ही आदमी हैं, उससे ज़्यादा के वो नहीं है, पार्टी का बहुत बड़ा आधार नहीं है। सामाजिक संघर्ष जो चलता है सर, पूरा सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसे लेकर आप आगे बढ़ते हैं, आपके भाषणों में, बयानों में, बल्कि इस इंटरव्यू में पूरा दिखा है। सामाजिक न्याय की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे मान्यवर कांशीराम का नाम बड़ा अमिट छाप है उस नाम का। मायावती मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची, बनी मुख्यमंत्री, चुप हैं। चुप क्यों हैं और क्या आपको लगता है कि आगे बोलेंगी? देख, तो मैं आपको ये बता दूं कि मान्यवर काशीराम के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मिशन के लिए दे दिया जी। परिवार नहीं बसाया, शादी नहीं की, और 1965 में इन्होंने काम शुरू किया था, 1984 में जाकर पार्टी बनाई। उस एक आदमी की मेहनत थी, उसकी सोच थी, और वो बहुत दार्शनिक किस्म के व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने बढ़िया काम किया। और बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया जी के टाइम पे भी एक प्रयास हुआ था कि दलित और पिछड़े एक मंच पे आए जी। फिर दूसरा प्रयास मान्यवर काशीराम ने और मुलायम सिंह जी ने किया, और 93 में जी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी को हराया, एक बड़ी उपलब्धि थी। और तीसरा प्रयास 19 के चुनाव में मायावती जी और बहन मायावती और अखिलेश जी ने किया। लेकिन जो इस मिशन के विरोधी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, उनका वो षड्यंत्र करते रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि इनका गठबंधन टूट जाए, गठबंधन ना बने। अब ये जो चौथा प्रयास है जो अखिलेश जी ने किया है, ये इन तीनों से बेहतरीन और एक शानदार प्रयास है। अब उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हम पार्टियों से, नेताओं से गठबंधन नहीं करेंगे, अब समाज से गठबंधन करेंगे। और उन्होंने पीडीए का नारा देकर इन सारे समाज को एक जगह इकट्ठा कर दिया है शानदार तरीके से। पीडीए काफ़ी हद तक यूपी में अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एकजुट हो रहा है, और मैं समझता हूँ अब किसी पार्टी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत बढ़िया तरीके से सरकार, शानदार तरीके से आप सर सवाल के रास्ते से निकले हैं। सवाल मेरा ये है, बहन मायावती जी जो है वो चुप क्यों दिखती है? अब क्या आगे बोल पाए? अब ये मूल तो बहन जी तो बता सकती हैं। नहीं, तो पत्रकार राजकुमार भाटी भी बता सकते हैं, पूर्णकालिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता राजकुमार भाटी भी बता सकते हैं। देखो, ये पता तो सबको है कि क्यों चुप हैं, लेकिन एक तो हमारे पड़ोसी हैं, बहन हैं। बहन जी उन्हें पूरा देश कहता है, लेकिन हमारी तो असली बहन जी हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस की हैं, हमारे परिवार की हैं। तो मैं उनके आदर में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, उनके सम्मान में। बाकी पता सबको, आपको भी, मुझे भी। नहीं, हमने तो बहुत सारी चीजें सुनी। आप उस पर एक स्टैंपिंग कर सकते हैं कि हमें राजकुमार भाटी कह रहे हैं, तो इतना बड़ा इनका पब्लिक लाइफ रहा है, राजनीति के समझ रंगा बिल्ला के डर से चुप है वो। अच्छा। इतना ही कह, इतना ही कह। तो आगे बोल पाएंगे? ये भी सवाल था सर, ये आखिरी सवाल है, आगे बोल पाएंगे आपको लगता है? बहन जी की आयु 70 से ऊपर हो गई है, अब कितने दिन उनके पास बचे हैं सक्रियता के? एज भी तो एक फैक्टर होता है। उम्र एक तल्ख की उम्र के साथ जो है शरीर भी शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी शिथिल हो जाती है, और वाणी भी शिथिल हो जाती है। तो शरीर, बुद्धि और वाणी शिथिल हो चुकी है। नाना कहते हुए बहुत सारी बात, और नाना तो कहते ही नहीं है। राजकुमार भाटी जी का अंदाज ये है कि बेबाकी से बात रखते हैं, और मैं हमेशा जब भी इंटरव्यू करता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जो चीज़ें जाननी है, समझनी है, सीखनी है, उस बारे में ही बातचीत करूं। तो ये इंटरव्यू भी उसी क्रम का एक हिस्सा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा, कुछ नया जाविया मिला होगा। गुजारिश आपसे मैं ये करूँगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इस देश को बचा सकता है, इस देश को बना सकता है, इस देश को बिगाड़ सकता है। वो टेम्परामेंट जो कहता है कि भाखड़ा नांगल डैम जो है वो लोकतंत्र के नए मंदिर जैसा है, उसी टेम्परामेंट और उसी आइडियोलॉजी के विकास की ज़रूरत है हम सभी के मन में। और हम सभी का विकास होगा तो देश का विकास हो जाएगा, क्योंकि 1/140 करोड़ देश तो मैं भी हूँ, आप सब भी हैं। भाटी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो, सवाल हो तो लिखकर भेज दीजिएगा। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि सर हमें समय दें और जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।